साथियों, आप सभी का विजय ज्ञान के प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर को देखेंगे तथा उससे संबंधित महत्वपूर्ण बिंदुओं की विस्तार से चर्चा करेंगे। तो चर्चा को प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं ट्रोगोलामिस ट्यूटेरी के बारे में। तो यह जो फिगर आप लोग देख रहे हैं, यह ट्रोगोलामिस ट्यूटेरी है, जो कि एक नई खोजी गई प्रजाति है। और यह है क्या? यह एक परजीवी कवक है। तो इतना चीज़ याद रखिएगा, ट्रोगोलामिस ट्यूटेरी क्या है। तो यह एक परजीवी कवक की खोजी गई नई प्रजाति है। अब इसके संबंध में अन्य चीज़ों को देखें विस्तार से थोड़ा सा। तो हुआ क्या है कि हाल ही में माइकोकिज पत्रिका में प्रकाशित एक हालिया अध्ययन के अनुसार शोधकर्ताओं ने ट्विटर पर एक नई प्रजाति ट्रोगोलामिस ट्यूटेरी को खोजा है। क्योंकि इसकी जो खोज हुई है वह ट्विटर पर प्रकाशित एक फिगर को या फोटो को देख करके की गई है, तो इसलिए इसका जो नाम है वो ट्रोगोलामिस ट्यूटेरी रखा गया है। अब इसके संबंध में अन्य चीज़ों को देखें तो डेनमार्क के कोपेनहेगन विश्वविद्यालय में प्राकृतिक इतिहास संग्रहालय से संबंधित जीव विज्ञानी एवं एसोसिएट प्रोफेसर, जिनका नाम है एना सोफिया रेबोलेरा, इन्होंने जब अपने ट्विटर पर स्क्रॉल कर रही थी चीज़ों को, तो उन्होंने उत्तरी अमेरिकी मिलीपैड का एक तस्वीर देखी। इसी मिलीपैड की जो तस्वीर था, इसी में इनको यह परजीवी कवक जो है यह दिखाई पड़ा। और यह जो परजीवी कवक है ट्रोगोलामिस ट्यूटेरी, यह एक व्यवस्था या ऑर्डर के अंतर्गत आता है जिसका नाम है लाबोउल वेनियलेस। तो नाम थोड़ा सा कठिन है। तो इस व्यवस्था या इस ऑर्डर या कह सकते हैं इस फैमिली के अंतर्गत आता है। अब ये जो लाबोउल वेनियलिस है, ये इसमें जो सम्मिलित या जो सदस्य होते हैं इस तरह के, ये इसमें छोटे परजीवी कवक आते हैं जो कि कीड़े एवं मिलीपैड पर हमला करते हैं, जैसे कि ये उत्तरी अमेरिकी मिलीपैड पर पाया गया है। और यह अपने होस्ट के बाहरी सतह पर पाए जाते हैं तथा लाबोउल वेनियलेस जो है, इसको पहली बार 19वीं शताब्दी के मध्य में खोजा गया था। मतलब यह जो ऑर्डर या जो कह सकते हैं जो व्यवस्था है, इसको 19वीं शताब्दी के मध्य में खोजा गया था। आगे चलते हैं। चरणोपादुका। तो चरणोपादुका यह क्या है? तो यह एक कार्यक्रम है जो कि मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा चलाया गया। क्यों चलाया गया? तो यह जो कोविड-19 की महामारी है, इस महामारी के दौरान क्या है कि बहुत से प्रवासी मजदूर या जो लोग हैं, वो पैदल ही साधनों की अभाव की वजह से या साधनों के ना मिल पाने की वजह से पैदल ही अपने गंतव्य की तरफ जा रहे हैं। तो इसी के मद्देनज़र जो है मध्य प्रदेश ने यह योजना प्रारंभ की है कि कोई भी व्यक्ति जो मध्य प्रदेश से होकर गुजरेगा, ऐसा प्रवासी मजदूर जो मध्य प्रदेश से होकर गुजरेगा, या तो उसका गंतव्य ही मध्य प्रदेश है या मध्य प्रदेश से होकर किसी अन्य राज्य में अपने गंतव्य की तरफ जा रहा है, तो यदि उसके पास जूते या चप्पल नहीं है, नंगे पैर है, तो उसको जूते एवं चप्पल प्रदान किए जाएंगे। तो यह जो चरण पादुका अभियान है, इसको इंदौर के राऊ पुलिस स्टेशन से शुरू हुआ है। और यह अभियान चलाने की जो जिम्मेदारी है अधिकांशतः जो है अधिकांश स्थानों पर मध्य प्रदेश पुलिस के द्वारा ही चलाया जा रहा है या संचालित किया जा रहा है। तो याद रखिएगा, चरण पादुका कार्यक्रम मध्य प्रदेश के द्वारा चलाया गया है। आगे बात कर लेते हैं माइक्रो आरएनए के संबंध में। तो माइक्रो आरएनए क्या है, चर्चा में क्यों है? तो हुआ यह है कि हाल ही में अमेरिका की अगस्टा यूनिवर्सिटी के अंतर्गत आने वाले अगस्टा मेडिकल कॉलेज के शोधकर्ताओं के अनुसार यह जो माइक्रो आरएनए है, यह जीन एक्सप्रेशन को नियंत्रित करने में मानव शरीर में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और वायरस के आक्रमण के समय फ्रंट लाइन का कार्य करते हैं। मतलब वायरस से लड़ने में सबसे आगे यदि किसी की भूमिका होती है तो ये माइक्रो आरएनए की ही होती है। अब ये माइक्रो आरएनए पाए कहाँ जाते हैं? तो ये माइक्रो आरएनए जो हैं, ये पौधे, जानवरों एवं कुछ विषाणुओं अर्थात वायरस में पाया जाने वाला एक छोटा नॉन कोडिंग आरएनए अणु है। नॉन कोडिंग आरएनए अणु का मतलब क्या? ऐसे आरएनए मॉलिक्यूल जो कि प्रोटीन में ट्रांसलेट नहीं होते हैं, उन्हें नॉन कोडिंग आरएनए अणु कहते हैं। और इसकी जो लंबाई है वो कितनी है? लगभग 22 न्यूक्लियोटाइड है। और यह जो नॉन कोडिंग आरएनए अणु है या माइक्रो आरएनए है, ये आरएनए साइलेंसिंग और जीन एक्सप्रेशन के बाद के जो ट्रांसक्रिप्शनल विनियमन होता है उसमें कार्य करते हैं। मतलब प्रतिलिपि, ट्रांसक्रिप्शनल का मतलब होता है प्रतिलिपि बनाना, मतलब कॉपी बनाना। तो ट्रांसक्रिप्शनल विनियमन में कार्य करता है। तथा यह जो है, यह वायरस के आक्रमण के समय, मान लीजिए कि यह आरएनए है, ये माइक्रो आरएनए क्या करेगा, जब किसी व्यक्ति पर पैथोजन या जो ये वायरस है जैसे कि नोवल कोरोना वायरस अटैक करता है, तो ये क्या करेगा? ये फ्रंट लाइन पे कार्य करेगा। और ये जो माइक्रो आरएनए है, जो वायरस अटैक करेगा, क्योंकि उसमें आरएनए आनुवांशिक जो पदार्थ होता है, आरएनए होता है वायरस में, तो उस आरएनए को ये क्या करता है? काट करके उसको अलग कर देता है, मतलब काट करके उससे लड़ता है।
और संक्रमण फैलने से रोकने का कार्य करता है। तथा यहाँ पर यह भी ध्यान रखिएगा, यह जो माइक्रो आरएनए की जो संख्या है यह व्यक्ति की कंडीशन पर डिपेंड करती है। यदि माइक्रो आरएनए की संख्या कम होगी तो मतलब कि वह व्यक्ति क्या है, ज़्यादा वल्नरेबल है, मतलब उसमें संक्रमण का खतरा ज़्यादा होगा। और जिसमें माइक्रो आरएनए की संख्या ज़्यादा होगी उसमें मतलब संक्रमण से बचाव की क्षमता ज़्यादा होगी। अब यह डिपेंड किस पे करता है, यह व्यक्ति की आयु और उसकी अंतर्निहित स्वास्थ्य की स्थिति पर, मतलब कि व्यक्ति की यदि एज ज़्यादा है या वो पहले से ही किसी बीमारी से ग्रस्त है, जैसे कि डायबिटिक है या लंग का पेशेंट है या हार्ट पेशेंट है, तो ऐसे व्यक्ति में क्या होगा कि माइक्रो आरएनए की संख्या जो होगी वो कम होगी। तो इस प्रकार से ऐसे व्यक्ति जो एजड हैं या जो पहले से ही किसी बीमारी से ग्रस्त हैं, वो लोग कोविड-19 के मद्देनज़र अधिक संवेदनशील बन जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनमें माइक्रो आरएनए की संख्या जो होती है वो कम होती है। आगे चलते हैं दामोदर घाटी कमांड क्षेत्र के बारे में, या दामोदर वैली कमांड एरिया डीवीसीए के संबंध में। तो यह चर्चा में क्यों आया? तो चर्चा में यह इसलिए आया कि हाल ही में भारत सरकार, पश्चिम बंगाल सरकार और वर्ल्ड बैंक तथा एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक, या इंग्लिश में कहें तो एशियाई इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक के मध्य जो है वो पश्चिम बंगाल के दामोदर घाटी कमान क्षेत्र में सिंचाई सेवाओं तथा बाढ़ प्रबंधन के लिए एक ऋण समझौते पर अनुबंध किया गया है, मतलब हस्ताक्षर किया गया है। तो याद रखिएगा, इसमें 2 अंतर्राष्ट्रीय स्तर के बैंक शामिल हैं। कौन सा? एक आपका वर्ल्ड बैंक, दूसरा आपका एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक या AIIB। तो यदि पूछा जाए कि यह जो फंडिंग है किस बैंक के द्वारा की गई है, तो आपके ऑप्शन में एक तो दे सकता है ए ऑप्शन वर्ल्ड बैंक, दूसरे में दे सकता है आपका एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक, तीसरे में दे सकता है कि दोनों। तो कंफ्यूज मत होइएगा, इसमें दोनों के द्वारा ही क्या किया गया है, जो ऋण जो है यह दिया जा रहा है। अब इस ऋण समझौते से या जो इसको फंडिंग मिलेगी, इससे फ़ायदा क्या होगा, या इस परियोजना से फ़ायदा क्या होगा? तो इस परियोजना से पश्चिम बंगाल के 5 जिलों के लगभग 2.7 मिलियन किसानों को बेहतर सिंचाई सेवाओं का लाभ मिलेगा तथा इस क्षेत्र में जो प्रतिवर्ष आने वाली बाढ़ है उसके बेहतर प्रबंधन में भी मदद मिलेगी। अब हम लोग बात कर लेते हैं दामोदर नदी के बारे में। तो दामोदर नदी जो है यह छोटा नागपुर के पठार कि झारखंड में, मतलब जो झारखंड में स्थित जो छोटा नागपुर का पठार है, वहाँ झारखंड में स्थित जो पलामू जिला है, झारखंड का पलामू जिले से ये निकलती है। तो छोटा नागपुर के पठार में स्थित पलामू जिले से यह दामोदर नदी निकलती है और पश्चिम से पूर्व दिशा में बहते हुए पश्चिम बंगाल में बहते हुए हल्दिया के निकट हुगली नदी से मिल जाती है। तो इस प्रकार से यह क्या है कि दामोदर नदी हुगली की एक सहायक नदी है। और याद रखिएगा, यह 2 राज्यों से होकर के बहती है, झारखंड और पश्चिम बंगाल में। तथा यह जो नदी है यह भ्रंश घाटी से एवं कोयला क्षेत्र से होकर बहने वाली नदी है। चूँकि यह कोयला क्षेत्र से होकर बहती है इसलिए इसका एक नाम जो है कोयला नदी भी है, मतलब इसको कोयला नदी के नाम से भी जाना जाता है। और याद रखिएगा, जब यदि परीक्षा में पूछ ले कि निम्न नदियों में से कौन सी नदियाँ भ्रंश घाटी से होकर बहती हैं, तो उसमें केवल नर्मदा और ताप्ती का ही नाम मत लिखिएगा, राप्ती का ही नाम मत लिखिएगा, बल्कि इसमें आपका दामोदर भी आ जाएगा। क्योंकि जो नर्मदा वाली जो नदी है वो नर्मदा नदी आपका भ्रंश घाटी से तो होकर जाती है, परंतु वो पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है, जबकि आपकी जो दामोदर है ये पश्चिम से पूर्व की तरफ बहती है, मतलब वो अरब सागर की तरफ बहती है और ये बंगाल की खाड़ी की तरफ, पर बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है बल्कि हुगली नदी में जाकर के मिल जाती है। तथा इस नदी में आसनसोल से लेकर के वर्धमान के बीच में कार्बन जो पानी उसमें कार्बन की अधिकता पाई जाती है, अर्थात ऑक्सीजन की कमी पाई जाती है, जिस कारण से इस क्षेत्र में आसनसोल से लेकर वर्धमान तक के क्षेत्र में इस नदी के पानी में कोई जीव जो है वो जिंदा नहीं रह पाता है। इस वजह से इस क्षेत्र में इस नदी के जल को जैव मरुस्थल कहा जाता है। और यदि इस नदी की कुल लंबाई की बात करें तो कुल लंबाई इसकी है 541 किलोमीटर, जिसका आधा हिस्सा पश्चिम बंगाल में बहता है और आधा झारखंड में। तो इस प्रकार से यह 2 राज्यों से बहने वाली नदी है। अब यदि इसके सहायक नदियों की बात करें तो इसकी जो सबसे बड़ी सहायक नदी है वो बराकर है, दूसरे नंबर की सहायक नदी सबसे बड़ी कोनार है, इसके अलावा बोकारो भी इसकी सहायक नदी है। तथा दामोदर नदी जो है, इसको दामोदर नदी को बंगाल का शोक भी कहा जाता था, पहले कहा जाता था। अब जब से दामोदर घाटी परियोजना बन गई है तब से यह शोक नहीं रह गया। शोक क्यों कहा जाता है? क्योंकि इस क्षेत्र में जो है दामोदर नदी की वजह से क्या होता था, काफ़ी बड़े स्तर पर बाढ़ आती थी, जिसकी वजह से यहाँ इस क्षेत्र के लोगों को बहुत ज़्यादा दिक्कत होती थी।
या इससे बहुत ज़्यादा हानि उठानी पड़ती थी। इस वजह से इसको बंगाल का शोक या शारो ऑफ बंगाल भी कहा जाता था। इसके अलावा जब तक दामोदर घाटी परियोजना नहीं बनी थी तो क्या होता था कि जो गाद होता था, इसके द्वारा लाई हुई गाद जो है वो हुगली नदी में जमा होती थी, और जो कोलकाता, हुगली नदी के पास जो कोलकाता पोर्ट है, वहाँ पर जहाज़ों के आवागमन जो है वो बाधित होता था। अब हम लोग बात कर लेते हैं दामोदर घाटी परियोजना के संबंध में। तो दामोदर घाटी परियोजना जो है यह दामोदर एवं उसकी सहायक नदियों पर बनाई गई भारत की सबसे पुरानी नदी परियोजना है। और यह कब संचालित की गई थी? तो 1948 में। तथा यह जो है यह विश्व की सबसे पुरानी नदी घाटी परियोजना टेंसी नदी घाटी परियोजना, जो कि टेंसी नदी अमेरिका में स्थित है, उस पर आधारित है। मतलब उसी के जिस प्रकार से टेंसी नदी घाटी परियोजना बनाई गई है उसी पर बेस है यह आपकी दामोदर घाटी परियोजना। तथा अमेरिका की टेंसी घाटी प्राधिकरण के आधार पर ही दामोदर घाटी परियोजना के तहत वर्ष 1948 में दामोदर घाटी निगम या डीवीसी की स्थापना की गई थी। और यह जो दामोदर नदी परियोजना है या दामोदर घाटी परियोजना जो है यह झारखंड एवं पश्चिम बंगाल की संयुक्त परियोजना है। और मूल परियोजना में क्या था कि 7 प्रमुख बांधों के निर्माण किया जाना था, लेकिन दामोदर घाटी निगम के द्वारा केवल 4 बांधों का निर्माण किया गया। अब ये 4 बांध कौन कौन से हैं? तो इसमें है तिलैया बांध, मैथन बांध, पंचेत बांध और कोनार बांध। तो इसमें से जो तिलैया बांध और मैथन बांध है ये बराकर नदी पर स्थित है, पंचेत बांध दामोदर नदी पर और कोनार बांध कोनार नदी पर स्थित है। यह परीक्षा में कई बार पीसीएस की परीक्षा में कई बार मिलाने के लिए इन बांधों का आ जाता है कि कौन सा बांध किस नदी पर। तो कोनार का तो समझ में आता है, कोनार कोनार नदी पर, पंचेत का दामोदर नदी है, और जबकि जो 2 हैं तिलैया और मैथन वो बराकर नदी पर। तो इसको याद रखिएगा, यह पीसीएस की परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। अब इसको थोड़ा सा फिगर के माध्यम से देख लें तो ये आपका है दामोदर नदी, जो कि पूरब से पश्चिम की तरफ बहती है, सॉरी पश्चिम से पूर्व की तरफ बहती है। और इसकी एक सहायक नदी है कोनार नदी, और यहीं पर कोनार बांध है। और दामोदर नदी पर यहाँ पर पंचेत बांध है, तथा दूसरी जो सहायक नदी है बराकर, तो बराकर पर 2 बांध हैं, तिलैया बांध और मैथन बांध। तथा इस परियोजना का जो मुख्य उद्देश्य है वह है जल विद्युत, बाढ़ नियंत्रण, सिंचाई, पेयजल एवं परिवहन से संबंधित यह इसका मुख्य उद्देश्य है। अब आगे चलते हैं सोशल प्रोटेक्शन रिस्पांस प्रोग्राम के संबंध में, या हिंदी में कहें तो सामाजिक सुरक्षा प्रतिक्रिया कार्यक्रम। तो यह जो कार्यक्रम है सोशल प्रोटेक्शन रिस्पांस प्रोग्राम, यह भारत सरकार के द्वारा चलाई गई कार्यक्रम है इस कोविड-19 महामारी से निपटने के लिए, कि जो प्रवासी मजदूर या जो वल्नरेबल सेक्शन हैं जो इस महामारी से ज़्यादा प्रभावित हुए हैं, उनको किस प्रकार से एक सामाजिक सुरक्षा मुहैया कराई जाए, या उनके ऊपर जो पड़ने वाला यह प्रभाव है उसको कैसे न्यूनतम किया जाए। तो इसी के संबंध में यह भारत सरकार की चलाई गई योजना है। तो अभी हाल ही में हुआ क्या है कि वर्ल्ड बैंक ने भारत के कोविड-19 महामारी से लड़ने के लिए चलाए जा रहे इस सामाजिक सुरक्षा प्रतिक्रिया कार्यक्रम या सोशल प्रोटेक्शन रिस्पांस प्रोग्राम को और तेजी लाने के लिए $1 बिलियन की सहायता की मंजूरी दी है। तथा यह जो योजना है सामाजिक सुरक्षा प्रतिक्रिया कार्यक्रम, इस कार्यक्रम को चला कौन रहा है? तो इसको वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के द्वारा इसको चलाया जा रहा है। अब मुख्य बिंदु की बात कर लें, जो कि वर्ल्ड बैंक ने जो वित्त पोषण किया है उस वित्त पोषण के संबंध में। और याद रखिएगा यह पूरी चीज़ें हैं इसके संबंध में, सामाजिक सुरक्षा प्रतिक्रिया कार्यक्रम यह फ्री के हिसाब से भी महत्वपूर्ण है, और मुख्य परीक्षा में यदि कोई प्रश्न पूछा जाए तो वहाँ पर भी इससे संबंधित चीज़ों को आप वहाँ पर लिख सकते हैं। अब मुख्य बिंदुओं को देखें यहाँ पर, तो वर्ल्ड बैंक का यह जो वित्त पोषण है मुख्यतः 2 चरणों में संपन्न होगा। मतलब यह जो $1 बिलियन का जो फंडिंग की जाएगी वह 2 चरणों में की जाएगी। पहले चरण के तहत वित्तीय वर्ष 2020 के लिए $750 मिलियन का तत्कालिक आवंटन किया जाएगा। वहीं दूसरे चरण के तहत जो है $250 मिलियन की दूसरी किस्त जो है वो वित्तीय वर्ष 2021 के लिए उपलब्ध कराई जाएगी। अभी तत्काल में 750 मिलियन दिया जाएगा और अगले वर्ष 250 मिलियन दिया जाएगा। और यह जो पहला चरण रहेगा विश्व बैंक के वित्त पोषण का जो पहला चरण है, पहले चरण को कैसे खर्च किया जाएगा? तो इसको प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के माध्यम से पूरे देश में लागू किया जाएगा। मतलब इसके तहत जो फंडिंग आएगी उसको खर्च कैसे किया जाएगा? प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत। तो इस चरण में, पहले चरण में होगा क्या? पहले चरण के तहत सार्वजनिक वितरण प्रणाली अर्थात पीडीएस, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम और प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण अर्थात डीबीटी, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर जैसे पहले से मौजूद राष्ट्रीय कार्यक्रमों का उपयोग करके आम लोगों को बड़े पैमाने पर नगद हस्तांतरण और खाद्य लाभ आदि
प्रदान किए जाएंगे। तो जैसे क्या है कि लोगों को क्या है अनाज दिया जा रहा है, 15-15 किलो तक अनाज या जो भी अनाज दिया जा रहा है उसको सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से मुहैया कराया जाएगा। तो जो खाद्यान्न है इसके माध्यम से, और प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण के जैसे कि आपका जो किसान सम्मान निधि है या महिलाओं के प्रधानमंत्री जनधन खाते में जो पैसे ट्रांसफ़र किए जा रहे हैं वो सब ये प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण के माध्यम से प्रोवाइड कराया जाएगा। इसके अलावा इस चरण के तहत श्रमिकों के लिए मजबूत सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने तथा संवेदनशील समूहों अर्थात वनरेबल सेक्शन और विशेष रूप से प्रवासियों और अनौपचारिक श्रमिकों, मतलब जो किसी संगठन में सम्मिलित नहीं है या जो रजिस्टर्ड नहीं है, तो ऐसे अनौपचारिक श्रमिकों को लाभान्वित करने का कार्य किया जाएगा। वहीं दूसरे चरण में जो वित्त पोषण होगा, वित्त पोषण के माध्यम से सामाजिक सुरक्षा के लिए किए जा रहे जो कार्य हैं उनके प्रोत्साहनों को और मजबूत किया जाएगा, मतलब उनको और मजबूती के साथ लागू किया जाएगा, जिससे कि आम लोगों और संवेदनशील वर्ग को लाभ प्रदान हो और अर्थव्यवस्था को पुनः पटरी पर लाने में मदद मिले। तथा यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि जो ये घोषणा की गई है वित्त पोषण की, तो इस घोषणा के बाद कोविड-19 से लड़ने के लिए वर्ल्ड बैंक द्वारा भारत को दी गई मदद की जो राशि है वो $2 बिलियन तक पहुँच गई। कैसे? $1 बिलियन तो अभी दिया है और $1 बिलियन जो है वर्ल्ड बैंक ने पिछले महीने जो है स्वास्थ्य क्षेत्र में तत्काल सहायता प्रदान करने के लिए $1 बिलियन के समर्थन की घोषणा की थी। तो इस प्रकार से $2 बिलियन की जो सहायता है या जो ऋण है वो भारत सरकार को वर्ल्ड बैंक के द्वारा दिया जा रहा है। अब हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे वर्ल्ड बैंक के बारे में देख लेते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक या इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट या IBRD और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जो है, इसकी स्थापना एक साथ वर्ष 1944 में अमेरिका के न्यू हैम्पशायर में ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के दौरान हुई थी। तो याद रखिएगा, इसको कई बार पूछ लिया जाता है ब्रेटन वुड्स की दो जुड़वा बहनें किसे कहा जाता है, तो वर्ल्ड बैंक और IMF अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष को कहा जाता है। तथा यह भी पूछ लिया जाता है कि वर्ल्ड बैंक की स्थापना किस सम्मेलन के माध्यम से हुई थी, तो ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के माध्यम से। तथा ब्रेटन वुड्स सम्मेलन को आधिकारिक तौर पर संयुक्त राष्ट्र मौद्रिक और वित्तीय सम्मेलन या इंग्लिश में कहें तो यूनाइटेड नेशन मॉनेटरी एंड फाइनेंशियल कॉन्फ्रेंस के रूप में जाना जाता है। तथा इसको स्थापित क्यों किया गया था, तो इसका जो स्थापना का जो तत्कालिक उद्देश्य था वो द्वितीय विश्व युद्ध और विश्वव्यापी संकट से, मतलब द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो विश्वव्यापी संकट उत्पन्न हुआ था उससे जूझ रहे देशों की मदद करने के लिए इसको स्थापित किया गया था। तथा इसमें से जो अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक है या IBRD है, इसी को क्या कहा जाता है, इसी को वर्ल्ड बैंक के नाम से जाना जाता है। तो वर्ल्ड बैंक कुछ और नहीं, ये जो आपका अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक है इसी को वर्ल्ड बैंक कहा जाता है। कई बार परीक्षा में पूछ लेता है, चूँकि यह वर्ल्ड बैंक जो है 5 बैंकों का, 5 अलग अलग संस्थानों का समूह है, तो इसमें पूछ लिया जाता है किसको वर्ल्ड बैंक कहा जाता है। तो याद रखिएगा IBRD जो है अर्थात अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण बैंक या इंग्लिश में कहें तो इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, यही वर्ल्ड बैंक है। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे, तो इसका हेडक्वार्टर अमेरिका के वाशिंगटन DC, जो कि अमेरिका की राजधानी भी है, यहाँ पर है। आगे बात कर लेते हैं पिनंगा अंडमानेसिस। तो पिनंगा अंडमानेसिस क्या है, तो याद रखिएगा पिनंगा अंडमानेसिस जो है यह ताड़ का एक वृक्ष है। क्या है? ताड़ का एक वृक्ष है जो कि दुर्लभ प्रजाति का है। अब यह है कहाँ पे, तो यह दक्षिणी अंडमान द्वीप में पाया जाता है। तो चर्चा में क्यों आया, तो चर्चा में इसलिए आया कि दक्षिणी अंडमान द्वीप के इस दुर्लभ ताड़ या पाम के वृक्ष को जवाहरलाल नेहरू ट्रॉपिकल बॉटनिकल गार्डन एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट की मदद से केरल के पलौदे में उगाने का प्रयास किया जा रहा है या वहाँ पर उगाया जाएगा, तो इस वजह से चर्चा में आया था। अब हम लोग ये जो वृक्ष है पिनंगा अंडमानेसिस, इसके बारे में देख लें तो आपसे पूछ सकता है परीक्षा में कि अभी हाल ही में चर्चा में रहा पिनंगा अंडमानेसिस क्या है, मतलब किसी जीव की प्रजाति है, ठीक है, कोई मेढक है या कोई सांप है या कोई वृक्ष है, तो याद रखिएगा यह एक वृक्ष की प्रजाति है। कौन से वृक्ष? ताड़ की वृक्ष के। अब इसके बारे में बात करें तो पिनंगा अंडमानेसिस जो है इसे एक समय विलुप्त प्रजाति के रूप में दर्ज किया गया था, मतलब इसे एक्सटिंक्ट मान लिया गया था। और यह जो है यह एरेका ताड़ या मतलब कह सकते हैं इस फैमिली से संबंधित ताड़ का वृक्ष है। और यह पाया कहाँ जाता है, यह दक्षिणी अंडमान के जो माउंट हैरियट नेशनल पार्क है वहाँ के इस नेशनल पार्क के छोटे से क्षेत्र में लगभग 600 पौधे जो इसके पाए जाते हैं। और ये जो नाम है पिनंगा अंडमानेसिस, इसमें जो पिनंगा नाम है यह नाम पेनांग से लिया गया। अब यह पेनांग क्या है, तो पेनांग जो है मलेशिया का एक राज्य है।
इसके अलावा कह सकते हैं कि जो यह पिनांग है, पिनांग का जो मूल है वह पुलाऊ पिनांग है। इसका जो मूल आता है वो पुलाऊ पिनांग में आता है, जिसका अर्थ होता है अरेका नट कौम का द्वीप। इसी अरेका ताड़ से यह संबंधित भी है। अब कुछ अन्य चीज़ें देखें तो यह जो पिनंगा अंडमानसिस है, यह आयुशियन की जो रेड लिस्ट है उसमें चरम लुप्तप्राय प्रजाति अर्थात क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्पीसीज के रूप में शामिल है। इसके अलावा यह अंडमान द्वीप समूह के स्थानिक लुप्तप्राय प्रजातियों में से एक है तथा इसकी जो खोज है या इसको सबसे बारे में पहले जो इसके बारे में जो जानकारी दी, वह जानकारी जो है वह 1934 में इतालवी वनस्पति शास्त्री जिनका नाम था ओडराडो वेस्करी, इनके द्वारा इसके बारे में सबसे पहले वर्णित किया गया था या इसका सबसे पहले वर्णन इनके द्वारा किया गया था। तथा बाद में वर्ष 1992 में इस वृक्ष को विलुप्त मान लिया गया था, मतलब एक्सटिंक्ट मान लिया गया था कि अब यह समाप्तप्राय हो गया, परंतु बाद में इसको दोबारा से खोजा गया। तथा यह जो इसके संरक्षण के लिए, चूँकि यह क्या है, यह क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, तो आगे भी इसको संरक्षित कैसे किया जाए, तो इसके लिए इस जो दुर्लभ ताड़ है इसके जर्म प्लाज्म का संरक्षण किया जाएगा, जर्म प्लाज्म का संरक्षण किया जाएगा, ताकि यदि प्राकृतिक आपदा के समय यदि अंडमान द्वीप से यह प्रजाति नष्ट हो जाती है तो इसको कहीं और पर इसका निरंतर जो है अस्तित्व बचा रहे या इसको कहीं पर और उगाया जा सके। अब थोड़ा सा जो अंडमान निकोबार की जो चोटियाँ हैं जिनसे परीक्षा में कई बार प्रश्न पूछ लेता है मिलाने के लिए, उसको एक बार देख लेते हैं। तो यहाँ अंडमान निकोबार की जो सबसे ऊंची चोटी है उसका नाम क्या है, सैंडल पीक। और सैंडल पीक कहाँ पे है, यह उत्तरी अंडमान द्वीप पर स्थित है। इसके अलावा अंडमान निकोबार द्वीप समूह की जो एकमात्र नदी है, यहाँ पर केवल एक ही नदी है जिसका नाम है कलपोंग नदी। यह जो नदी है वह सैंडल पीक की जो ढलान है यहाँ से आरंभ होती है। तो याद रखिएगा कलपोंग नदी कहाँ संबंधित है, अंडमान निकोबार से, और यहाँ की एकमात्र नदी है। तथा यहीं पर उत्तरी अंडमान पे ही सैंडल पीक के पास ही राष्ट्रीय सैंडल पीक राष्ट्रीय उद्यान, मतलब इसी राष्ट्रीय उद्यान में यह सैंडल पीक या सबसे ऊंची चोटी स्थित है। दूसरा यहाँ की जो सबसे ऊंची चोटी है वो है माउंट थुलियर। क्या नाम है, माउंट थुलियर। यह ग्रेट निकोबार में स्थित है। और जो तीसरी है वह है माउंट हैरियट, यह दक्षिणी अंडमान में स्थित है। और यहीं पर माउंट हैरियट राष्ट्रीय पार्क है जहाँ पर यह ताड़ का वृक्ष पिनंगा अंडमानसिस पाया जाता है। तो परीक्षा में क्या होता है, कई बार क्रम लगाने के लिए पूछ लेता है इन तीनों का कि इसमें आप क्रम लगाइए, सबसे ऊंचा कौन है, उसके बाद तो सैंडल पीक, माउंट थुलियर और उसके बाद आपका आता है माउंट हैरियट। तो इसका क्रम लगाने के लिए परीक्षा में पूछा गया है। या ये भी पूछ सकता है कि किस द्वीप पर स्थित है। तो सैंडल पीक आपका उत्तरी अंडमान पे है, माउंट थुलियर ग्रेट निकोबार पे और माउंट हैरियट जो है वो आपका दक्षिणी अंडमान पर है। तथा यहाँ पर एक कोको चैनल है। यह जो कोको चैनल है यह म्यांमार और कोको द्वीप है जो कि म्यांमार के हिस्से में आता है। तो इस कोको द्वीप मतलब म्यांमार और अंडमान निकोबार द्वीप समूह को अलग करने का जो कार्य है वो कोको चैनल करता है। तथा यहीं पर 10 डिग्री चैनल भी है, यह परीक्षा में पूछा जाता है। यह लघु अंडमान और कार निकोबार द्वीप समूह जो है उसको अलग करने का कार्य करता है या इसके बीच से यह गुजरता है। तथा जो भारत का जो दक्षिणतम बिंदु माना जाता है वो कौन सा है, इंदिरा पॉइंट, वो कहाँ पर स्थित है, वो ग्रेट निकोबार द्वीप में स्थित है। यहाँ पर थोड़ा सा फिगर में देख सकते हैं, थोड़ा सा फिगर जो है वो बहुत ज़्यादा साफ नहीं आ पाया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये नॉर्थ अंडमान है, यहीं पर आपका सैंडल पीक है। और जो माउंट थुलियर है वो ग्रेट निकोबार पे, तो यहाँ पर आपका ग्रेट निकोबार है यहाँ पर, और यहीं पर आपका इंदिरा पॉइंट भी स्थित है ग्रेट निकोबार पे ही। इसके अलावा दक्षिणी अंडमान पर आपका क्या है, माउंट हैरियट है। और यहाँ पर आप देखेंगे तो ये आपका लघु अंडमान है और ये कार निकोबार है। यहीं से आपका 10 डिग्री जो चैनल है वो गुजरता है। और ऊपर देखेंगे पूरे मैप में तो यहाँ पर आपका म्यांमार है, ऊपर म्यांमार कोको द्वीप है, यहीं पर कोको चैनल है। आगे चलते हैं, आगे बात कर लेते हैं विश्व मधुमक्खी दिवस के बारे में। तो विश्व मधुमक्खी दिवस या वर्ल्ड बी डे यह प्रत्येक वर्ष 20 मई को मनाया जाता है। अब इस दिवस के आयोजन का उद्देश्य क्या है, तो उद्देश्य यह है कि मधुमक्खियों और अन्य परागणकों अर्थात मतलब जो परागण की क्रिया में जो सहायक होते हैं जैसे कि तितलियां हैं, चमगादड़ हैं, हार्मिंग बर्ड हैं इत्यादि, इनके महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाना ही इस दिवस का उद्देश्य है। तथा यह जो दिवस है यह 18वीं शताब्दी में आधुनिक मधुमक्खी पालन की तकनीक के क्षेत्र में बेहतरीन कार्य करने वाले एंटोन जनसा के जन्म का जो जन्म था वह 20 मई
1734 में हुआ था। तो इस 20 मई इनके जन्मदिन को महत्व देने के लिए या इनके जन्मदिन के उपलक्ष्य में यह दिवस मनाया जाता है। तथा यह जो दिवस है, यह प्रत्येक वर्ष 20 मई को विश्व मधुमक्खी दिवस के रूप में मनाने का जो प्रस्ताव है, इसको 7 जुलाई 2017 को इटली में आयोजित खाद्य एवं कृषि संगठन अर्थात फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के 40वें सत्र में इसको स्वीकृत किया गया था कि प्रत्येक वर्ष 22 मई को विश्व मधुमक्खी दिवस मनाया जाएगा। तो फिर 2018 से प्रत्येक वर्ष से 20 मई को विश्व मधुमक्खी दिवस मनाया जा रहा है। और इस वर्ष की जो थीम है वह क्या है? इस वर्ष की थीम है मधुमक्खियों को बचाओ, अर्थात इंग्लिश में कहें तो सेव द बीज। और यह थीम मधुमक्खियों और अन्य परागणकों के संरक्षण पर जोर देता है। आगे चलते हैं, आगे बात कर लेते हैं नीलम संजीवा रेड्डी। यह कौन है? यह भारत के 6ठे राष्ट्रपति रहे हैं और अभी 19 मई को इनकी जयंती मनाई गई है। तो इनके संबंध में जो महत्वपूर्ण बिंदु उसको एक बार देख लेते हैं। तो नीलम संजीवा रेड्डी ये भारत के 6वें राष्ट्रपति रहे हैं और आंध्र प्रदेश के प्रमुख राजनेताओं में से एक जो नीलम संजीव रेड्डी रहे हैं, इनका जन्म 19 मई 1913 को आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले में हुआ था तथा इन्होंने स्वतंत्रता संग्राम के दौरान सविनय अवज्ञा आंदोलन और भारत छोड़ो जैसे विभिन्न आंदोलनों में इन्होंने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। और आज़ादी के बाद 26 मार्च 1917 को नीलम संजीवा रेड्डी को सर्वसम्मत से लोकसभा का अध्यक्ष या स्पीकर चुना गया था, परंतु इन्होंने 13 जुलाई को अपने पद से इस्तीफा दे दिया। 13 जुलाई 1977 को अपने पद से इस्तीफा देते हैं। क्यों? क्योंकि इनको राष्ट्रपति का चुनाव लड़ना था। और 21 जुलाई 1977 को नीलम संजीवा रेड्डी को निर्विरोध राष्ट्रपति के रूप में चुन लिया गया। तो इस प्रकार से नीलम संजीवा रेड्डी जो हैं, ये एकमात्र या पहले भारतीय राष्ट्रपति थे जो निर्विरोध चुने गए थे। तथा इसके पहले भी इन्होंने राष्ट्रपति पद के लिए अपनी उम्मीदवारी पेश की थी। उस समय ये इन्होंने किसके विपक्ष में इन्होंने किया था? बीबी गिरी के विपक्ष में, और बीबी गिरी उस समय जीत गए थे। और इनका जो कार्यकाल रहा है वह 1977 से लेकर के 1982 तक, 21 जुलाई 1977 से लेकर के 25 जुलाई 1982 तक। तो यह थोड़ा सा सन याद रखिएगा, 1977। कई बार क्या होता है कि क्रम मैचिंग करने के लिए पूछ लेता है कि कौन से राष्ट्रपति किस कार्यकाल तक रहे हैं। और इनका जो मृत्यु होती है वो 1 जून 1996 को होती है। आगे चलते हैं, आगे बात कर लेते हैं डिसइंफेक्शन स्पेयर इकाइयों के बारे में, या डिसइंफेक्शन स्पेयर यूनिट्स। तो अभी हाल ही में CSIR सेंट्रल मैकेनिकल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट अर्थात CMERI दुर्गापुर के वैज्ञानिकों ने 2 मोबाइल इंडोर डिसइंफेक्शन स्पेयर यूनिट्स को विकसित किया है। इन इकाइयों के जो नाम हैं वो क्या हैं? एक का नाम है बैटरी पावर्ड डिसइंफेक्ट स्पेयर और दूसरे का नाम है न्यूमेटिकली ऑपरेटेड मोबाइल इंडोर डिसइंफेक्शन। ये नाम दिया गया है। इसमें मोबाइल नाम जुड़ा है क्योंकि इनको क्या है, ये मोबाइल मतलब एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में ये आराम से उसको ले जाया जा सकता है। और यह मतलब घर अंदर, जैसे कि किसी अस्पताल के अंदर या कोई संस्था उसके अंदर चीज़ों को डिसइंफेक्ट करने के लिए इसका प्रयोग आराम से किया जा सकता है। और इन स्पेयरों को छिपी हुई जगह तक पहुंचने और बड़े पैमाने पर साफ सफाई करने के लिए मैपिंग सुविधाओं के साथ विस्तार योग्य उपकरणों से लैस किया गया। मतलब ऐसी जगहों पर जहां पर नॉर्मल तौर से सफाई नहीं की जा सकती या परंपरागत तकनीक से या परंपरागत तरीके से सफाई नहीं की जा सकती, उन जगहों को इस मशीन के द्वारा, इस स्पेयर यूनिट के द्वारा आराम से उनको डिसइंफेक्ट किया जा सकता है, उनकी साफ़ सफाई की जा सकती है। और इनका जो उपयोग है विशेषकर अस्पतालों में ऐसे जगहों पर जहाँ पर बार बार हाथ से टच होता है, ऐसी सतह जो को बार बार हाथ से टच किया जाता है या लोगों के हाथ पड़ते रहते हैं, ऐसी सतहों को डिसइंफेक्ट करने के लिए इसका इस्तेमाल होता है। जैसे कि टेबल है, डार्क नोब्स है, लाइट स्विच है इत्यादि को साफ एवं कीटाणु रहित करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। अब बात कर लेते हैं सिक्किम के अभी हाल ही में 45वां स्थापना दिवस मनाया गया है। कब मनाया गया? 16 मई 2020 को मनाया गया है। चूँकि 16 मई 1975 को सिक्किम जो है वो भारतीय संघ का 22वां राज्य बना था। तो इस प्रकार से अभी 45 वर्ष हुए हैं, तो 45वां स्थापना दिवस मनाया गया। अब इसके संबंध में कुछ चीज़ों को देख लेते हैं। तो ये जो आपका सिक्किम है, सिक्किम को यदि देखें तो यहाँ पर पहले थोड़ा सा मैप में देख लेते हैं इसकी स्थिति को, तो ज़्यादा समझ में आ जाएगा। ये आपका सिक्किम है जिसकी राजधानी गंगटोक है। तो यदि इसके उत्तर पूर्व और उत्तर में देखेंगे तो इधर चाइना है, इसके पूर्व में भूटान है, और इसके पश्चिम में देखेंगे तो इधर आपका
नेपाल है और दक्षिण में देखेंगे तो पश्चिम बंगाल स्थित है। तो यह इसकी अवस्थित है। तो यह 3 देशों से, चाइना, भूटान और नेपाल से सीमा साझा करता है। अब आते हैं यहाँ पर कॉन्टेक्स्ट पे। इसके संबंध में अन्य चीज़ें देखें तो वर्ष 1947 तक जो है सिक्किम भारत एक शाही राज्य था, मतलब जहाँ पर राजा का राज चलता था, जहाँ चोंग्याल का शासन था, चोंग्याल वंश का यहाँ पर शासन था। और वर्ष 1947 में ब्रिटिश शासन के समाप्त होने के बाद सिक्किम को भारत द्वारा रक्षित किया गया। अब भारत द्वारा इसका रक्षित कैसे किया गया, तो भारत सरकार ने इसके रक्षा, विदेश मामले और संचार, मतलब 3 चीज़ों का उत्तरदायित्व जो था वो भारत सरकार के ऊपर था, और सब चीज़ों में वह क्या था, स्वायत्त था, जो ये सिक्किम था। तथा बाद में क्या होता है कि वर्ष 1974 में सिक्किम ने भारतीय संघ में सम्मिलित होने के प्रति अपनी इच्छा जताई। तदनुसार उसके बाद भारतीय संसद द्वारा 35वां संविधान संशोधन अधिनियम 1974 लागू किया गया, जिसके तहत सिक्किम को एक संबद्ध राज्य या एसोसिएट राज्य का दर्जा दिया गया। तो याद रखिएगा, 35वें संविधान संशोधन के माध्यम से इसको संबद्ध राज्य का दर्जा दिया गया, न कि संघ राज्य में शामिल किया गया। किंतु इससे क्या होता है कि सिक्किम के लोगों की जो सेटिस्फेक्शन थी वो सेटिस्फेक्शन नहीं पूरी हो पाती है, या उनकी ज़रूरतें जो थी वो पूरी नहीं हो पाती हैं। तो इसके बाद वर्ष 1975 में एक जनमत के दौरान सिक्किम के लोगों ने चोंग्याल शासन को समाप्त करने के पक्ष में मत दिया, जिसके बाद 36वें संविधान संशोधन अधिनियम 1975 के माध्यम से सिक्किम को भारतीय संघ का 22वां राज्य बना दिया गया। तो 35वें से यह एसोसिएट संबद्ध राज्य का दर्जा पाता है, और 36वें से यह पूर्णतः भारतीय संघ का राज्य हो जाता है और 22वां राज्य बना दिया जाता है। तो इस चीज़ को याद रखिएगा कि यह भारतीय संघ में कब सम्मिलित होता है, किस संविधान संशोधन अधिनियम से, तो 36वें से शामिल होता है, ना कि 35वें से। ये एग्जाम में कंफ्यूज करता है। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर को देखा। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।